क्लास 7 गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर। और फिर इससे पहले जो क्लास थी इसके अंदर मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कि किस तरह से एक जो ग्रीन हाउस है उसका टेम्परेचर बढ़ता है परंतु वापस से परावर्तन नहीं हो पाता है, और उसकी तुलना किससे की थी? हमारे धरातल पर बढ़ते हुए तापमान से। ठीक है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि जिस तरह से हमारे धरातल के नीचे, ठीक है, लेयर्स होती हैं, परतें होती है, उसी तरह से हमारे धरातल के ऊपर, ठीक है, क्या होती है? लेयर्स होती है। तो धरातल का जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस एटमॉस्फेयर पे क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो उन गैसों के आधार पर, ठीक है, हमने एटमॉस्फेयर को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। ठीक है, बात समझ में आई? पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जो गैसें भारी होती है वो नीचे पाई जाती है, ठीक है, और जो गैस हल्की होती है वो अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला देखो, ट्रोपोस्फियर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर जिसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, मेसोस्फियर इसका मतलब मध्य मंडल, थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर, ठीक है, इसे हम लोग आयन मंडल और इसे हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फियर का मतलब होता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरह से धरातल के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको ये परतें क्या होगी? यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय भागों को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब देखो, ये हमारा धरातल 0, ठीक है। अब 0 से लेकर 12 किलोमीटर, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब हो गया आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 12 किलोमीटर। अब देखें कि धरातल पे जहां पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पर आकर ये जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? कम हो जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -60 डिग्री सेल्सियस यहां पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब इसके ऊपर 5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। ठीक है, ट्रोपोपोज, बात समझ में आई? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ सीमा। तो ये जो 5 किलोमीटर का जो ये भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो मोटी परतें हैं इसी पर सभी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, जैसे बादलों का बनना, बरसात होना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब इस मंडल पर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम देखो कि धरातल से हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गए। ठीक है, अब इस 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इस परत को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और इसके ऊपर भी एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर।
स्ट्रेटोपोज, ठीक है, ठीक है, समताप सीमा, ठीक है। और इधर का जो तापमान होता है यहां पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो पाया जाता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो कि आपका यहां से लेकर यहां तक अर्थात 20 से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पर पाई जाती है ओजोन लेयर। इसका मतलब यह है कि इस ऊंचाई पर ओजोन गैस की क्या है, अधिकता है। किसकी, ओजोन गैस की। तो यहां पर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करती है कि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, उसको क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। अगर ये ओजोन लेयर अगर नहीं होती तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो हमारे धरातल तक आसानी तक आती और हमारा जो मानव जीवन है या फिर जो जितने भी जीव है वो सब जिंदा नहीं रह पाते। क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो काफी खतरनाक होती है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। तो इसका काफी महत्व है ओजोन लेयर का, जो कि 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है, ओजोन लेयर। अब देखो ये जो समताप मंडल है, इसी मंडल पर आपकी जो जेट है, ठीक है, वो क्या करती है, उड़ान भरती है, ठीक है। भाषण में तो फ्लाइंग जेट जो है वो कौन से लेयर्स पर चलती है, उड़ती है, आपके स्ट्रेटोस्फियर पे। अब इसके बाद में हम आते हैं मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर के ऊपर भी यहां पर भी एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मेसोपोज। और इस मेसोस्फियर पर तापमान कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। और इस मेसोस्फियर की जो ऊंचाई है धरातल से वो कितनी है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी परत पाई जाती है, मेसोस्फियर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। अब देखो हम 80 किलोमीटर से ऊपर की ओर जा रहे, अर्थात धरातल से 400 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं थर्मोस्फियर, तापमंडल। क्यों, क्योंकि यहां पर आकर टेम्परेचर क्या होता है, एकाएक क्या हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, ठीक है। और इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, आइनोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये इस मंडल को DEFG इस भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि ये वही परत है जहां से रेडियो तरंगे पुनः धरातल पर लौटती है, ठीक है। बात समझ में आई कि जो आपकी जो सैटेलाइट से जो रेडियो है, ठीक है, जो बसता है ना, ठीक है, वहां से जो वेव्स है, यहाँ की वेव्स यहां पर आएगी, ठीक है, और पुनः ये जो वेव्स है, ठीक है, तरंगे जो हैं वो इस मंडल, जो ये मंडल है उस वेव्स को क्या करेगी, पुनः धरातल पर पहुंचाती है। बात समझ में आई। तो इस मंडल का काफी महत्व है। यहां पर आयन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे आइनोस्फियर कहा जाता है। बात समझ में आई कि इस मंडल में रेडियो तरंगे जो हैं वो पुनः लौटकर कहां पहुंचती है, हमारे धरातल पर, ठीक है। और यह आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है। ये पुनः जाएगी ऊपर, फिर वापस से नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह से क्या होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। अब फिर इसके बाद में आता है लास्ट, एक्सोस्फियर। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है, ठीक है, वो कौन सी है, एक्सोस्फियर।
जिसकी ऊंचाई 600 से 1000 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, और इस मंडल पर आकर जो गैसें हैं वो काफी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। मतलब इस ऊंचाई पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, परंतु यदि आप एरोप्लेन से अगर हाथ बाहर निकालोगे तो आपको टेम्परेचर का आभास बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर गैसें क्या है, हल्की है। तो हल्की गैस होने के कारण यहां पर टेम्परेचर का बिल्कुल आभास नहीं होता है इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, और ये एक्सोस्फीयर जो है ये एक स्पेस का ही क्या है, हिस्सा है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है। सबसे निचली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर आइनोस्फियर, और फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग गैसें पाई जाती है। बात समझ में आए। अब देखो कि जो ये एटमॉस्फेयर जो लेयर्स है ये हमारी क्या मदद करती है, ये हमारी क्या मदद करती है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो लेयर्स है, एटमॉस्फेयर जी लेयर्स है, ये हमें हीट से बचाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर लेयर्स अगर नहीं होती तो सूर्य से निकलने वाली किरणें सीधे धरातल पर पहुंचती और तापमान इतना अत्यधिक हो जाता कि यहां पर मानव और जितने भी जीवधारी है उनका जीवन संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो सूर्य से निकलने वाली जितना जो ताप है, ठीक है, उसका आधा से ज्यादा भाग ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है एटमॉस्फेयर। तो उसका बहुत कम तापमान जो है वो धरातल पर पहुंचता है। ठीक है, पासन में। फिर इसके बाद में एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, ये क्या रखता है, हमारे अर्थ को क्या रखता है, गर्म रखता है। ठीक, दूसरी बात कि इसी एटमॉस्फेयर के कारण हम क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी लेयर्स के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर ये लेयर्स नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्पेस है, अवशेष, उस स्पेस में क्या है, बहुत सारे अवशेष है। ठीक है, अर्थात टुकड़े हैं। ठीक है, जिसे मलबा भी कह सकते हैं हम लोग, अवशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, पत्थर के टुकड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो नीचे की ओर हमारे धरातल पर गिरते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर क्या करती है, उनको जला देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके अंतरिक्ष में जितने भी अवशेष है, उन जो अवशेष धरातल पर गिरने होते हैं उससे हमारी क्या करती है, ये रक्षा करती है। ठीक है, और साथ ही साथ में इस वायुमंडल के कारण ही जितनी भी मौसमी घटना है, जैसे बरसात होना, बिजली का चमकना, गर्जना, सब जितनी भी क्रिया है वो सब इस एटमॉस्फेयर की ही देन है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अब जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं, जो मौसमी घटनाएं हैं, वो नहीं होती। बात समझ में आई? चलो ठीक है, और इसी के साथ में आपका 10th चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।